अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। ऑटम 2009 कर रहा था कल बोर्ड पे, वो नहीं कर सका था, उसको दोबारा करते हैं। ऑटम 9 क्वेश्चन नंबर 6। ऑटम है जी, हाँ जी, हाँ जी, एक्स्ट्रा क्लास बिल्कुल होगी आज। हाँ होगी ना, आज होगी एक्स्ट्रा क्लास इंशाल्लाह। ये सवाल पढ़ लें दोबारा, ये पूरा करना है, एक और करना है। सवाल पढ़ लीजिए, भूल गए होंगे दोबारा पढ़ लीजिए। और मैं जो कल लॉस वाली बात बताई थी ना, उसका मैं दोबारा रिकैप बिल्कुल दे देता हूँ। जो कल भी नहीं समझ सके थे कि इसको अंग्रेजी क्या लिखे, तो मैं दोबारा रिकैप दे देता हूँ, लेकिन एक बार सवाल पढ़ लीजिए। ऑटम 2009 क्वेश्चन नंबर 6 टॉय लिमिटेड पढ़ लीजिए। यार सवाल पढ़ने को कहता हूं तो पढ़ा करें ना यार, डिस्कस ही करने लग जाते हैं आप लोग। चलें ठीक है, बहुत पढ़ लिया आपने। पाँच किलो मटेरियल लगता है, जो कि होता है 40 रुपए किलो वाला। और आगे क्या है, 10 घंटे लगते हैं 25 पर आवर वाले। और वेरिएबल ओवरहेड लगते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट के 1 यूनिट का डाटा बताएगा। कल जो मैंने बात की थी ना, वो मैं दोबारा दोहरा देता हूं, क्योंकि ये मल्टीपल सवालों में इस्तेमाल होनी है, इसलिए मैं इसको रिकैप दे देता हूं। अगर प्रोसेस में अभी इस वक्त लॉसेस हुआ करते हैं 10%, तो जो प्रोडक्ट बनता है वो 9 किलो का होता है। ये कल वाली बात मैं दोहरा रहा हूं। 1 यूनिट बनाने के लिए, जो कि 9 किलो का है, 10 किलो मटेरियल इन करना पड़ता है, 10% लॉस होता है, तब जाके 9 किलो वाली चीज बनती है। मैं इस वक्त ये डिस्कस नहीं कर रहा कि जैसे प्रोसेस कॉस्टिंग में होता था, टोटल इनपुट फॉर द मंथ ऑफ में, टोटल इनपुट फॉर द मंथ, आउटपुट। वो प्रोसेस कॉस्टिंग की कैलकुलेशन थी, वहां पर हमें जो भी क्वांटिटीज दी हुई थी वो टोटल फॉर द पीरियड दी हुई थी। ज्यादा इनपुट होगा ज्यादा आउटपुट होगा, कम इनपुट होगा कम आउटपुट होगा। मैं इस वक्त ये बात नहीं कर रहा, मैं इस वक्त बात कर रहा हूं प्रोडक्ट के 1 यूनिट की कहानी।
कि प्रोडक्ट का एक यूनिट जो कि 9 किलो की बोरी होती है, उस एक यूनिट को बनाने के लिए 10 किलो मटेरियल डालना पड़ता है। इस वक्त मेरी बात का कॉन्टेक्स्ट प्रोडक्ट का एक यूनिट है, ठीक है। मैं ये बात नहीं कर रहा कि फॉर द मंथ ऑफ में टोटल कितने किलो इनपुट हुए, टोटल कितने किलो आउटपुट हुए, ये नहीं कह रहा। मैं इस वक्त प्रोडक्ट के एक यूनिट की एक रिलेशनशिप डिस्कस कर रहा हूं। यहां पर एक यूनिट बनाने में अगर 10 किलो मटेरियल लगता है और प्रोसेस में 10% लॉस होता है, इसका मतलब यह है कि प्रोडक्ट का एक यूनिट 9 किलो वजन की चीज होती है। अगर प्रोसेस इंप्रूव हो जाए और जो पहले 10% लॉस हुआ करता था, अब अगर वो सिर्फ 3% रह जाए, 4 लिखा था शायद मैंने, 6 लिखा था, अब अगर वो 6 रह जाए, यानी अब कम लॉस हुआ हो करेगा, तो वो जो 9 किलो की बोरी बेचते थे वो अब 9.5 किलो की कर देंगे। तो प्रोडक्ट की फिजिकल हकीकत यही रहेगी कि वो अब भी 9 किलो वजन वाली चीज ही होगी, लेकिन इससे फर्क क्या पड़ेगा? इनपुट कम हो जाया करेगा। अब वो कम होके कितना हो जाएगा? 9 डिवाइडेड बाय 57, बस। इस बात से एक सवाल ध्यान में आपके आ सकता है, क्योंकि दूसरे सेक्शन में मुझे जवाब मिला तो मुझे लगा आपको भी मसला होगा कि हम इनपुट क्यों कम कर रहे हैं। हम इनपुट 10 किलो ही डाल लें, ज्यादा चीजें बन जाएंगी। तो इस वक्त बात ये नहीं हो रही कि टोटल 1000 किलो डालते थे तो अब हम टोटल 900 किलो डाल रहे हैं। नहीं, टोटल 1000 किलो डालते थे 1500 किलो डालने चाहिए, आउटपुट ज्यादा हो जाएगा। बात इस वक्त टोटल नंबर ऑफ आउटपुट की नहीं कर रहा, मैं एक यूनिट की बात हो रही है कि प्रोडक्ट का एक यूनिट जो 9 किलो वाली बोरी है, अब अगर हम बेहतर प्रोसेस कर लेंगे तो प्रोडक्ट की शक्ल वही रहेगी। अब भी वो जो एक यूनिट पे 5 किलो लगा करते थे, प्रोसेस इंप्रूव होने से वो कम हो जाएंगे। ये बात, अब वो नए कितने हो जाएंगे, कैसे कैलकुलेट किया? ये 10 इंटू 0.9 डिवाइडेड बाय 0.94। तो अगर आपको एक प्रोडक्ट के बारे में, एक मटेरियल की इनपुट की इंफॉर्मेशन दी हुई है और प्रोसेस के लॉसेस चेंज कर देने हैं हमने, तो आप रिवाइज्ड इनपुट कैसे निकालेंगे, ये उसकी मिसाल बताइए मैंने। पुराना इनपुट 10 था, इंटू 0.9 डिवाइडेड बाय 0.9। तो ये कल अगर कुछ कमी रह गई थी कुछ लिखने में किसी को कहानी, तो वो लिख ले बेशक, लेकिन ये चीज बेटा बड़ी जरूरी है। इसमें आपने मजीद कुछ क्लैरिटी के लिए पूछना है तो पूछ लें, क्योंकि चीज इंपॉर्टेंट है। ये ठीक है। ये वाली बात दोबारा देख लें। हमें अगर पहले 10 किलो इनपुट पता हो और रिवाइज इनपुट जानना हो, और 9 किलो नहीं बताया हुआ, लेकिन 10 किलो से पहले हम यहां तक पहुंचे, कैसे? अगर इसमें से 10% जाया होता है तो मतलब ये 0.9 रह जाता है, ये 0.9 आ गया, ये मैं 9 किलो तक पहुंच गया, और फिर इस 9 किलो को 0.94 से क्रॉस कर लिया। सवाल की डिस्कशन जो हो रही थी कि अभी इस वक्त क्वालिटी इश्यूज आ रहे हैं, तो कंसल्टेंट ने एडवाइस किया है कि आप लेबर का वेज रेट रिवाइज कर दें, बोनस भी ऑफर कर दें, रेट भी रिवाइज कर दें, तो फिर देखें इसके शायद अच्छे असरात पड़े। तो पूछा यह था कि क्या पूछा था? डिटरमिन वेदर इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर अ कंपनी टू अडॉप्ट दी वेज प्लान। तो जो हम रिवाइज करना चाह रहे हैं, डिसीजन ये पूछा है कि बताएं ये बेहतर भी है कि नहीं है। अब इस वक्त डिस्कशन ये हो रही है कि हम चीज़ बना के कितने की बेचें, कितना प्रॉफिट कमाएं।
खर्चों की बात हो रही है ना, तो कौन सी ऑप्शन बेहतर होगी जिसमें खर्चा कम होगा? तो अब इसके सवाल की प्लानिंग क्या हुई, हमें दो कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, एक ऑप्शन एग्जिस्टिंग क्या चल रहा है और एक ऑप्शन के रिवाइज्ड क्या होगा। अब इससे रिलेटेड जो जो कुछ भी रेलिवेंट के लिए आपको मैंने एक बात बताई थी कि किसी भी डिसीजन से रिलेटेड जो जो आइटम भी अफेक्ट हो रही है वो रेलिवेंट, जो भी हिलजुल हो रहा है ना वो रेलिवेंट आइटम है, चाहे वो कोई इनकम है चाहे वो एक्सपेंस है। तो हम दोनों ऑप्शन में से जो जो रेलिवेंट आइटम्स हैं उनको सॉल्व करते जाते हैं। पहले मैंने ऑप्शन एग्जिस्टिंग सॉल्व की थी, दोबारा करता हूं। एग्जिस्टिंग खर्चों में से आपको मटेरियल का खर्चा बताया है, लेबर का खर्चा बताया है और वेरिएबल ओवरहेड का खर्चा बताया है। खर्चे ये तीन हैं बस, और इसी तरह से जो खराब यूनिट्स बेचते थे उनकी भी सेल बताई हुई है। वेज प्लान चेंज करने से इन सब पे फर्क पड़ेगा या नहीं? सवाल पढ़ें तो फिर बात है ना, क्यों पड़ेगा? क्योंकि वेज प्लान चेंज करने से सवाल में लिखा हुआ है मटेरियल वेस्टेज भी चेंज होगी, तो मटेरियल कॉस्ट पे फर्क पड़ेगा। लेबर कॉस्ट डेफिनेटली चेंज होगी, और लेबर कॉस्ट चेंज होगी, वेरिएबल ओवरहेड्स भी चेंज होंगे, और चूंकि नंबर ऑफ यूनिट्स चेंज हो जाएंगे तो वो जो रिजेक्शन बेचते थे वो भी चेंज हो जाएगा। यानी सवाल में जितनी चीजें दी हैं सब रेलिवेंट हैं। अच्छा, अगर इस सवाल में ये रिजेक्शन चेंज ना होती, जैसे लास्ट पॉइंट शायद लिखा हुआ है कि रिजेक्शन चेंज हो जानी है, तो अगर ये चेंज ना होती तो वो स्क्रैप वैल्यू वाली लाइन इररेलेवेंट हो जाती। इसी तरह अगर रिजेक्शन या नंबर ऑफ यूनिट्स चेंज ना होते, नंबर ऑफ यूनिट्स, और वेरिएबल ओवरहेड भी 25 रुपए पर यूनिट दिया होता। अभी वेरिएबल ओवरहेड के बारे में कहा है ना कि पहले वो 60% ऑफ लेबर कॉस्ट है, फिर वो 55% ऑफ लेबर कॉस्ट हो जाएगी, तो चेंज हो जानी है ना। अगर आपको नंबर ऑफ यूनिट्स ना बदले होते, वेरिएबल ओवरहेड भी कहा होता बस 25 रुपए पर यूनिट है, तो फिर वो भी इररेलेवेंट हो जाती। चलो कोई बात नहीं समझी। तो एग्जिस्टिंग प्लान ये सॉल्व कर रहा हूं, ये इन सारी आइटम्स में से सारा कुछ रेलिवेंट है, ये बात समझ आई कि नहीं? जो भी हमारे डिसीजन से चीज अफेक्ट हो रही होगी, जिसका टोटल फॉर द पीरियड ऑफ डिसीजन चेंज होता होगा, वो रेलिवेंट है, तो इन सारी चीजों पे असर पड़ेगा। एग्जिस्टिंग चारों चीजें, तीनों चीजें इकट्ठे कैलकुलेट कर लें, अलग अलग कैलकुलेट कर लें, मैंने इकट्ठे ही कर ली थी। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 600 रुपए इंटू 104167, और ये जो 4167 है ये अलग से निकाल लेते हैं, 62500200, और ये मैंने वर्किंग तो खैर नहीं शायद वैसे ही किया था, प्रोडक्शन के यूनिट्स निकाले थे, 1 लाख को डिवाइडेड बाय 0.966 04167, इतने बनेंगे तो इतने के बनेंगे, लेकिन जो रिजेक्ट हो जाएंगे वो फिर बिक जाएंगे। 4167 इंटू 150, ये कल मैंने इतना सॉल्व कर दिया था। अब रिवाइज्ड प्लान पे आते हैं। यार इधर बाहर देखें, कोई ऑफिस बॉय वगैरह में से है कोई? नहीं, अच्छा यार रिफिल कर दे मार्कर।
वेज प्लान रिवाइज होगा तो प्रोडक्शन भी चेंज हो जाएगी। अच्छा, प्रोडक्शन चेंज क्यों होगी? क्योंकि रिजेक्शन चेंज हो जाएगी। 0.97 103 अब हमने इतने यूनिट्स बनाने होंगे, इतने यूनिट की अब कॉस्ट निकालते हैं। मटेरियल ब्रैकेट में कर रहा हूं, देखें एक यूनिट के लिए कितने किलो लगते थे? 5 किलो। लेकिन ये जो 5 किलो लगते थे प्रोसेस के अंदर, नीचे वाले पॉइंट 4 में पॉइंट नंबर 1, रॉ मटेरियल इनपुट पर यूनिट इंक्लूड्स वेस्टेज ऑफ 7%, यानी अभी 7% होती थी, इट वुड रिड्यूस टू 3%। पहले 7 होती थी, अब 3 रह जाएगी। तो रिवाइज इनपुट कितना होगा? कैसे? पहले 7 होती थी, फिर 3 हुआ करेगी, अब इतने किलो लगा करेगा। 1 किलो मिलेगा 40 का, या इसमें कुछ चेंज है? 40 में तो नहीं चेंज कहीं कोई नहीं। और 103,093 ये 5 किलो रिवाइज कर दिए मैंने। है 40 रुपए किलो, लेकिन ये किलो रिवाइज होगा। 197,6834। मटीरियल, अच्छा यहां पर मैंने 600 रुपये ले लिए थे, यहां पे भी आप मटीरियल लेबर ओवरहेड अलग कर सकते थे, लेकिन एग्जिस्टिंग 600 दिए ही हुए थे जब तो यूज कर लिए। यहां पर मटीरियल लेबर ओवरहेड क्यों तोड़ने पड़ेंगे? क्योंकि चेंजेस आनी है। लेबर के लिए हमें चाहिए होता है रेट और आवर्स। लेबर इस सवाल में 2 टुकड़ों में है। एक तो उनको हमने बेसिक वेजेस देनी है, फिर हमने उनको बोनस भी देना है। वर्ड बोनस का नहीं है बेशक, लेकिन अगर आप उसकी वर्डिंग देखें, वर्कर्स हु परफॉर्म देयर टास्क इन लेस देन एस्टिमेटेड टाइम वुड बी गिवन अ प्रीमियम ऑफ 18 रुपए पर आवर सेव्ड। तो ये वो बोनस ही है, टाइम सेव्ड, तो ये बोनस है। तो एक तो उसका वेज रेट हमने बढ़ाना है, तो बेसिक वेजेस आ गई, और बोनस देना है। बेसिक वेजेस निकालने के लिए वेज रेट चाहिए और आवर्स चाहिए। वेज रेट पहले कितना था? 25। ये तो हो जाएगा इतना, वेज रेट इतना हो जाएगा। आवर्स इसमें अच्छी कैलकुलेशन है, वो बताता हूं। आवर्स की कैलकुलेशन बताता हूं। शुक्रिया। रेट इंटू 1.12 ओके। आवर्स निकालते हैं। अगर क्लिक कर गया तो कर गया, 2 मिनट आप ट्राई करें। पूछा यह है मैंने कि इतने यूनिट्स बनाने के लिए टोटल कितने आवर्स लगेंगे। वो जो आखिर में 4 पॉइंट्स बताए मैं, उनमें से पॉइंट 2 के अंदर है कहानी जो है। ये जो यूनिट्स बनने हैं 103,093, ये टोटल कितने आवर्स में बनेंगे? $8.6 टोटल पूछ रहा हूं। कौन सा वाला है?
QPL, हाँ ठीक है बांट दो। कितना? है 8 पॉइंट कहाँ से आ गया यार? मैंने टोटल 8 पूछे हैं। 8 ठीक है, शाबाश, बिल्कुल ठीक है। टोटल यूनिट्स बनने हैं 103,093। इनमें से 70% लोग जो काम करेंगे वो बेहतर काम करेंगे। पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ है 70% वर्कर्स एफिशिएंटली काम करेंगे और 20% काम उनका एफिशिएंटली बेहतर हो जाएगा। यानी जितना टाइम पहले लगता था उसका 20% कम लगेगा और बाकी 30% फिर उतना ही टाइम लगाएंगे। तो 70% लोग यानी 70% काम 10 × 0.8 में होगा, जबकि 30% काम 10 घंटे में ही होगा। 30 देखें, एक यूनिट बनने में कितने घंटे लगते हैं? 10। तो जो 30% लोग इंप्रूव नहीं करेंगे तो वो 10 घंटे में ही काम करेंगे, और जो 70% लोग इंप्रूव कर लेंगे वो 10 की बजाय 8 घंटे लगाएंगे। तो ठीक है, टोटल आवर्स, तो इसको सॉल्व करें तो ये बन जाएगा 88,66,00 जी। ये टोटल यूनिट्स बनने हैं। जितने लोग काम कर रहे होंगे उनमें से 70% लोग जल्दी काम करेंगे, 30% पुरानी स्पीड से ही काम करेंगे। तो जितने यूनिट्स बनने हैं 30% यूनिट्स उतने टाइम में बन रहे होंगे, 70% यूनिट्स कम टाइम में बन रहे होंगे। तो टोटल इतने आवर्स लगेंगे। 88,66,00 जी। 24824800। क्या निकाला है हमने? 88,66,0 क्या है? आर्स है। बेसिक वेजेस कैलकुलेट कर रहा हूं। क्या चाहिए होता है टोटल वेजेस कैलकुलेट करने के लिए? वेज रेट चाहिए होता है, आर्स चाहिए होते हैं ना। ये रेट है 25 रुपए था, 12% महंगा हो जाएगा। और ये टोटल आवर्स के इतने यूनिट्स में कितने आवर्स लगेंगे, ये वो आवर्स निकाले। मैंने रेट और आवर्स लिए हैं टोटल वेजेस निकालने के लिए। बोनस है। ये जो पेजेस अभी बांटे हैं ये कहां खत्म हो गया आगे? चलो आ रहे हैं। बेसिक वेजेस ओवर टाइम कितना मिलना है? 18 रुपए पर आवर सेव्ड। तो कितना है टोटल टाइम सेव्ड? ये है जी 103,093। 70% 10 घंटे इन 2.2, ये टाइम सेव्ड है। ये आ गया टाइम सेव्ड इनटू 18 रुपए। ये टाइम सेव है ना। ये 80% तक रह जाएगा, मतलब 20% टाइम सेव होगा। ये वो टाइम सेव्ड है। टोटल आवर सेव्ड इनटू 18 रुपए। अजीब अजीब शक्लें बना रहे हैं। मैंने टाइम सेव्ड निकाला, ये टाइम सेव्ड है। कितना बन गया बोनस? 25। ये है लेबर कॉस्ट। ये डब्बा टोटल इसलिए करना है 274
22। ये डब्बा टोटल क्यों चाहिए था? अच्छा ताकि लेबर पता चल सके, वो तो पता चल गई है। क्यों किया डब्बे का टोटल? क्योंकि वेरिएबल ओवरहेड उसने कहा है 55% ऑफ लेबर कॉस्ट है, तो इसका 55%। जी पेजेस कहाँ खत्म हो गए? यहाँ तक हो गए? ये 2-3 लाइनें रहती हैं यार, ये 2 लाइन रहती, 3 लाइन रहती, खत्म हो गए पेजेस। फ्रॉड ना किया करें यार। अच्छा अगली टाइम में मैं दोबारा दे दूंगा, कोई मसला नहीं है। ला दे यार। और जी आप लिखने में गलती कर रहे होंगे, दोबारा बोलो। बोलो ना जो आपने ये किया, अब फिगर बोलो जो किया आपने। अच्छा कैलकुलेटर पे क्या लिखा आपने? 8 मल्टीप्लाई बाय 70 कॉपीज नहीं बचेंगी कोई। वेरिएबल ओवरहेड्स, वेरिएबल ओवरहेड्स कितने हैं? 2744 2744 का 55%, 15082 एग्जिट। क्या गलत है ये? इसको क्या कहते हैं? एरर ऑफ ये सी के ये गलत है, ये सही। अच्छा एग्जिस्टिंग में ये एक लाइन में क्यों लिख दिया था? क्योंकि जब 600 दिया हुआ था तो यूज कर लिया, लेकिन यहां पर तीनों को तोड़ना पड़ा क्योंकि इसमें और चेंजेस हैं, इसमें और चेंजेस हैं, इसमें और चेंजेस हैं। और लास्ट कितने यूनिट रिजेक्ट होने? 3093 इंटू 150 रुपये, 4639। सिक्स 1809651। कंक्लूजन क्या है? 618, अच्छा 61809 61875, वो 61809। तो हमारे कॉस्ट में फर्क पड़ रहा है, कम हो रही है, इसलिए ये रिवाइज करना चाहिए। अच्छा आईकेएफ के सोल्यूशन से ना फर्क थोड़ा सा आ रहा है, इस वजह से उन्होंने ना इस चीज़ को अलग कैलकुलेट करके फिर राउंड ऑफ कर दिया। मैंने तो कैलकुलेटर के ऊपर किया ना सारा, तो आईकेएफ के सोल्यूशन ने इसको अलग कैलकुलेट किया, उसको राउंड ऑफ किया, इसलिए फ़र्क है, वरना ठीक है सब। नहीं इन नोट्स में तो मेरा ही है, इनमें तो मेरा ही है, ऑटम 9 में। क्या जी? ये सब खर्चे होंगे, और जो हम यूनिट्स बना के रिजेक्ट हो रहे होंगे उनको बेच रहे होंगे, तो वो खर्चों में से रिकवरी। वैल्यू इतने बनाएंगे, जबकि एक्सेप्ट 1 लाख होंगे तो 3093 रिजेक्ट हो जाएंगे, और वो 150 रुपए का एक बिकता है, ये आखिर में बताया हुआ। डन सवाल? अच्छा आप एक काम करें, होमवर्क ज़्यादा हो जाना है इसलिए, लेकिन 5 मिनट से ज़्यादा नहीं है मेरे पास। आप स्प्रिंग 22 पढ़िए सवाल।
स्प्रिंग 22, क्वेश्चन नंबर पहले ही है शायद, कल सोल्यूशन दिया था मैंने, कल आपको एक सोल्यूशन दिया था इसी फॉर्मेट पे करके, मतलब ठीक है आई कैप का मैंने बस फॉर्मेट पे करके दिया था आपको। क्वेश्चन 3 था जी, स्प्रिंग 22 अटेम्प्ट क्वेश्चन 3। ये सवाल समझ आया जो मैंने किया है? अब आप सिर्फ इतना कर दीजिए और बाद में फिर ये हस्बे तौफीक है। हाँ अगर किसी ने करना हो तो ठीक है डिस्कस कर लूंगा, लेकिन मेरी तरफ से हस्बे तौफीक है। आप सिर्फ एक काम कर दीजिए कि स्प्रिंग 22 क्वेश्चन 3 पढ़ लें एक नज़र, और जो सोल्यूशन कल दिया था सोल्यूशन को बस एक नज़र देख लें। आपको बस ये बताना है कि यही था, बस ये बताना है, नहीं ऐसी यकीन ना कर लें, आप पढ़ लेना। हाँ जी आज चले छोटे रहने दें, घर में कर लेना। मैं अगर जिसने करना होगा उसको कर लेना, और जिसने ज़बानी सवाल और सोल्यूशन देखना होगा वो भी चल जाएगा, ये घर में कर लीजिएगा। और मैं लेक्चर 83 में कर लूंगा इस पे बात, क्योंकि 82 तो आज ही है जी। उसके बारे में आज ही बताऊंगा ना, बताऊं। ये सवाल जो अभी कहा है स्प्रिंग 22 क्वेश्चन 3, ये आप घर में पढ़ना चाहें करना चाहें आपकी मर्जी है, लेकिन कम से कम दर्जा ये है कि ज़बानी पढ़ के सोल्यूशन देख जरूर लेना। खुद सॉल्व करना चाहें शाबाश जरूर करिएगा, ऐसा सही है, लेकिन ना भी टाइम मिले ना करना चाहें, मौत पड़ती हो सवाल करते, तो कम से कम इस सवाल को और सोल्यूशन को अच्छी तरह देख के समझ लें। ओके, ये जनरल डिसीजन मेकिंग बस बहुत हो गई, ये काफी है। अब मैं स्पेसिफिक टाइप्स पे आने लगा हूं। कुछ स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ डिसीजन होते हैं जिनके लिए कुछ खास टेक्निक्स भी लगानी पड़ सकती हैं। अब इन पे करते हैं बात। इसमें एक चीज हम लोग पढ़ेंगे, प्राइसिंग या इवैल्यूएशन ऑफ स्पेशल ऑर्डर। फिर इसमें हम लोग एक चीज़ पढ़ेंगे, लिमिटिंग फैक्टर डिसीजंस। फिर एक चीज़ पढ़ेंगे, मेक और बाय डिसीजंस। फिर एक होंगे कंटिन्यू और शट डाउन डिसीजंस। और फिर एक होगा जो प्रोसेस मिक्स होगा, फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजंस। मैंने शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग में आपको 2 चैप्टर आइडेंटिफाई किए थे, उनको मिला के मैं शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग कह रहा हूं। या तो ये 5 स्पेसिफिक टाइप के डिसीजंस, इनका एक बिल्कुल सेपरेट सवाल जो देख के पहचाना जाएगा कि इनमें से कौन सा है, या फिर इनमें से 1-2 मिक्स भी हो सकते हैं,
या फिर इनके अलावा बस जनरल सा सवाल। ये शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग है। या तो इन पांचों में से कोई एक नाम लेके पता चल रहा होगा, वो आपको अंदाजा हो जाएगा सवाल देख के, या फिर ये आपस में मिक्स भी हो सकते हैं। ऐसे भी सवाल आ चुके हैं जिसमें ये और ये मिक्स हो गया हो, ये और ये मिक्स हो गया हो, ये और जनरल डिसीजन मिक्स हो गया हो। तो इनके सेपरेट सवाल भी हो सकते हैं, इन्हीं का मिक्सचर भी हो सकता है, और इन कैटेगरी से हटके बस एक जनरल सा सवाल भी हो सकता है। ये हमने शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग में करना है। इसमें सबसे पहले बताता हूं प्राइसिंग या इवैल्यूएशन ऑफ स्पेशल ऑर्डर। अच्छा, चैप्टर्स अगर बांटें तो आईकैप ने जो चैप्टर 15 बनाया हुआ है वो इसके लिए और 16 इसके लिए, लेकिन खैर मैं तो आपको 15-16 इकट्ठे ही पढ़ा रहा हूँ ना। मैं तो आपको शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आईकैप की बुक के हिसाब से अगर बात करें तो इसको अलग और इसको अलग रखा हुआ। अब ये सारी मैं नंबरिंग ये आगे याद रखिएगा, मैं जब हेडिंग दूं यही नंबरिंग अब मैं आपको एक एक करके पढ़ाने लगा हूं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं प्राइसिंग या इवैल्यूएशन ऑफ स्पेशल ऑर्डर्स। अच्छा, वर्ड प्राइसिंग और वैल्यूएशन में फ़र्क क्या है ये बता देता हूं। अगर आपको लगे नाम से कि तो अंदरस्टूड बात है तो फिर रहने देना, नहीं तो अपने अल्फाज में 2-4 लाइनें लिखनी हो तो लिख लेना। स्पेशल ऑर्डर होती है कोई चीज़, हमें कस्टमर की तरफ से एक ऑर्डर मिला होगा, ऑफर मिली होगी, इनफैक्ट वो हमसे कुछ चीज़ें खरीदना चाह रहा होगा, कुछ बनवाना चाह रहा होगा, कुछ सर्विस लेना चाह रहा होगा, और उसके पैसे वो खुद बताएगा, तो ये डिसीजन है। फिर ये होगा डिसीजन, फिर हम उसकी ऑफर को इवैल्यूएट कर रहे होंगे, या फिर वो बताएगा उसको क्या चाहिए और आपसे पूछेगा कितने पैसे, फिर हम ये कर रहे होंगे। तो स्पेशल ऑर्डर का सवाल इस कॉन्टेक्स्ट में भी हो सकता है, इस कॉन्टेक्स्ट में भी हो सकता है। हो सकता है आपको प्राइस कस्टमर बताए और फिर फैसला करना हो कि एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना। हो सकता है सवाल वाला आपसे पूछे कि बताएं इसको कितनी प्राइस चार्ज करें। तो ये दोनों में से कोई भी शक्ल हो सकती है। प्राइसिंग का सवाल मैं उसको कह रहा हूं जिसमें हमने खुद प्राइस कैलकुलेट करनी होगी, और इवैल्यूएशन का सवाल मैं उसको कह रहा हूं जिसमें कस्टमर ने प्राइस कोट की होगी। ये देख लें और किसको नहीं मिला। ठीक है, इधर आगे कर देते हैं। ये अभी जो आज पेज बांटा है क्वालिटी प्लास्टिक लिमिटेड, ये ना मिला हो किसी को? सबको मिल गए?
ठीक है, हो गए। तो इसमें डिसीजन मेकिंग वाली क्या बात है? मतलब डिसीजन मेकिंग में क्यों पढ़ रहे हैं? अगर प्राइस हमने बतानी है तो ये एक डिसीजन मेकिंग है, कितनी प्राइस है। इवेल्युएशन डिसीजन मेकिंग है कि हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए कि नहीं। इसमें स्पेशल ऑर्डर का क्या सिग्निफिकेंस है और उसकी क्या डिटेल है, ये मैं आपको अगली क्लास में पहुंचाऊंगा। इसकी डिटेल में जाए बगैर सिर्फ नाम से जो लग रहा है उसके लिए एक सवाल करते हैं। एक सवाल क्लास में कर लेते हैं और एक उसका एक वर्जन आपको होमवर्क दे देता हूँ, वो होगा ऑफिशियल होमवर्क। स्प्रिंग 22 तो हस्बे तौफीक किसी ने अगर करना है, टाइम निकलता है तो ठीक है, नहीं तो ज़बानी भी देख लें, मेरे लिए काफ़ी है। एक सवाल होमवर्क ऑफिशियली दूंगा। तो मैं स्पेशल ऑर्डर की कहानी की डिटेल में जाए बगैर, ये मैं अगली क्लास में जाऊंगा इंशाल्लाह इसकी कहानी। अभी बस जो नाम से लग रहा है उसका एक सवाल कर लेते हैं। मार्च 2017 पे आ जाइए। मार्च 2017 क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ ले, मैं करता हूं। मार्च 2017 क्वेश्चन नंबर 1, स्प्रिंग 2017 क्वेश्चन नंबर 1। स्मार्ट करके नाम होगा, स्मार्ट प्रोसेसिंग। पढ़ लीजिए, मैं करता हूं। अच्छा, अगला लेक्चर जो है ना वो है बहुत कॉन्सेप्चुअल, इसलिए जो लोग यूट्यूब पे भी सुने होश में सुनिएगा, और जो यहाँ पर भी आए वो रोटी छोटी ज़्यादा खा के ना आना, नहीं खा के ना आना रोटी। खाना खा के नहीं। अच्छा, पढ़े पढ़े सवाल। क्या हुआ? समझ नहीं आ रही। नहीं, आवाज नहीं आ रही, सवाल पढ़ लें। अभी सवाल पढ़ लीजिए, स्प्रिंग 17 और होमवर्क है आपका। ये ना एक सवाल जो भी कॉपी दिया है, ये सीए फाइनल का सवाल था, लेकिन ये आपके लेवल ही का है सवाल, और ये आई के अपनी बुक में भी डाल दिया था। क्वालिटी प्लास्टिक्स लिमिटेड, ये सवाल है और पीछे इसका सोल्यूशन किया हुआ मैंने। ये होमवर्क है, लेक्चर 83 में आप करके आ रहे होंगे। अभी एक पेज है, इसमें ये क्वालिटी प्लास्टिक लिमिटेड सवाल है और ये इधर मैंने सॉल्व किया हुआ है। ये सवाल होमवर्क है, और ऑनलाइन वालों के लिए मैंने आपके कोर्स में बिल्कुल लेक्चर 81 का रेफरेंस देके ये QPL का क्वेश्चन भी रखा हुआ है और आंसर भी उसके साथ ही है। ये होमवर्क है एक सवाल, और स्प्रिंग 22 क्वेश्चन नंबर 3 अगर कोई कर सके तो कर ले, नहीं तो ज़बानी भी देख ले तो भी काफ़ी। ये सारे लोग एक वक्त में होश में नहीं होते, दोबारा बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 स्प्रिंग 22, ये ज़बानी QPL के नाम से जो भी एक सीए फाइनल का सवाल दिया है, ये होमवर्क है। और अभी क्लास में आप कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 स्प्रिंग 17। चलें ये पढ़िए, ये मैं करता हूं। हाँ जी, अच्छा पढ़ें जी, पढ़ें। यार छोटा सा सवाल है, नजर भर के देखेंगे तो पढ़ा जाएगा।
हम SPL हैं और हमें 10,000 ऑटो पार्ट्स बनाने का एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है और उन 10,000 यूनिट्स को बनाने के लिए डाटा नीचे अवेलेबल है और रिक्वायरमेंट ये है कि हम अगर 30% प्रॉफिट कमाना चाहें तो हमें कितने पैसे चार्ज करने चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है। कैसे सॉल्व होना चाहिए सवाल? सारी कॉस्ट कैलकुलेट कर लें और उसके ऊपर प्रॉफिट डाल के सेल प्राइस, भाई ये सवाल है बस। जी जी बस यही। मटेरियल कॉस्ट, जी मटेरियल कितना? ये 135,000 क्या है? ये एक बैच और एक बैच में बनते हैं 500 यूनिट्स, तो टोटल हमने कितने बनाने हैं? 10,000, तो 1,35,000, 500 इंटू 10,000, ठीक है, ये 20 हो गए ना, ठीक है 20। लेबर कॉस्ट, हाँ जी, एक बैच की 2,25,000 इंटू 20 कर लूं। लर्निंग कर्व है, यहां पर लर्निंग कर्व टेस्ट हो रहा है, तो हमें वेज रेट पर आर इंटू लर्निंग कर्व से टोटल आवर्स निकालने पड़ेंगे। वर्किंग में आ जाते हैं, लर्निंग रेट लग रहा है भाई, कितना रखूं एक्स? नंबर ऑफ यूनिट्स के नंबर ऑफ बैचेस? नंबर ऑफ बैचेस। ये पहली दफा होना है सारा काम या ए कोई पुराना भी है? यानी ये जो 10,000 यूनिट्स बनाने हैं यही पहली दफा ही होने लगा है जो है, या पुराने भी चल रहे थे जो? यही पहली दफा है, यानी जो इसमें एक्स निकलना है वाई निकलना है वो अभी वाला ही है। तो कितना रख लें वाई? सीधा 20 रख लें। कितने बैचेस बनाने हमने? एक्स सॉरी 20 बनाने, तो एक्स 20 रख लें। लर्निंग रुक जाएगी, 8 से ऊपर लर्निंग नहीं होनी, तो हमें एक्स 8 से ऊपर नहीं ले जाना। ये कहां लिखा हुआ है? वेरी गुड क्वेश्चन। पॉइंट नंबर 2, लर्निंग कर्व इफेक्ट इज एस्टिमेटेड एट 90% बट वुड रिमेन इफेक्टिव फॉर द फर्स्ट 8 बैचेस ओनली। यानी लर्निंग बस 8 बैचेस तक रहेगी, तो हमें एक्स 8 से ऊपर नहीं करना। ए कितना? कैसे पता? फर्स्ट बैच का टेबल है और उसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो ए 1500। ये जो ऊपर टेबल दिया हुआ है ये किसका टेबल है? फॉर द फर्स्ट बैच, और लेबर में ब्रैकेट में लिखा नजर आ रहा है, तो ए 1500 है। ए 1500 इंटू एक्स 8 पावर पॉइंट 152 103. Total for 8 batches. 8 into 1093.51 8748 अच्छा, अगर आप ये नहीं भी लिखेंगे तो राउंडिंग ऑफ कोई मसला नहीं है, बस खत्म हो गया मामला। बाकी 12 के लिए क्या करें? 8th बैच का टाइम निकालने के लिए x7 रखना पड़ेगा। 1500 इंटू 7 115.9 total for 7 batches. 7 into 115.93 781151। इन दोनों का डिफरेंस क्या चीज होगी? 8th बैच का टाइम 9357। तो इस कैलकुलेशन से हमें टोटल लेबर आवर्स मिल गए फर्स्ट 8 बैचेस के कितने? 8748.08 और नेक्स्ट
12 के कितने 12 इंटू 936.57 1123 ये हैं जी टोटल इस जॉब के लिए लगने वाले आवर्स 199 ये लेबर आवर्स लगेंगे इस जॉब के लिए। ये लर्निंग रेट का टॉपिक टेस्ट हुआ। इसी से आगे चल रहा हूँ, इसी से नीचे वेज रेट कितना आज निकल आए ना, अब इसको वेज रेट से मल्टीप्लाई करें। वेज रेट कितना कैसे पता? आपको फर्स्ट बैच में लिखा नजर आ रहा है कि लेबर कॉस्ट आउटर कॉलम में लिखी हुई है कितनी 225 और ये 1500 घंटों की है तो 150 तो टोटल वेजेस बन जाएंगी, टोटल लेबर कॉस्ट कह लें 150 इंटू 19986.92 2998038 ये हो गई जी टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 2998038 ये लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, वेरिएबल ओवरहेड्स 120 पर आर है तो 120 इंटू ये आर 120 इंटू 19986.92 इसको 19987 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, राउंडिंग ऑफ कोई इशू नहीं होता। 2398 बताता हूँ। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल एफर्ट, डन। सेटअप कॉस्ट पे आते हैं, यहां तक कर लें नोट, फिर सेटअप कॉस्ट बताता हूँ। उसको नोट करिए, मैं मिटाना है फिर। ये हो गया पूरा कवर।
सेटअप कॉस्ट, ये जो सेटअप कॉस्ट है ये कोई वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट नहीं है। ये आप इसको स्टेप कॉस्ट टाइप कह सकते हैं। वैसे फिक्स भी इन अ वे नहीं है, लेकिन ये यूनिट्स नहीं, बैच के साथ लिंक तो है। तो ये ओवरहेड, लेकिन वो इससे हटके था इसलिए अलग से लिखूंगा। है ये ओवरहेड्स में ही, यानी अगर 3 नामों में बांटना हो, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, एफओएच, तो ये सेटअप कॉस्ट है एफओएच, लेकिन इसके अलावा चीज़ है, तभी टेबल में अलग से लिखी हुई है, तो इसलिए मैंने ओवरहेड में नहीं डाला, अलग से लिख रहा हूं। सेटअप कॉस्ट करते हैं कैलकुलेट। सेटअप कॉस्ट होती क्या है? सेटअप कॉस्ट की मिसाल आप ऐसे समझ लीजिए कि समोसे तलते देखेंगे। अब वो जो समोसे तलने वाला है वो तो कढ़ाई के पास खड़ा है, जिसने समोसे उठा के कढ़ाई में डालने हैं, उनको तल के बाहर निकालना है। लेकिन वो जो समोसे बने हैं वो अंदर कोई वर्कर है जिसने समोसे बनाए हैं, एक पूरी ट्रे में समोसे लगाए हैं, फिर वो ट्रे पहुंची है बाहर कढ़ाई वाले तक। ये बैच सेटअप कॉस्ट थी कि जिसने समोसे बनाए, उस ट्रे के अंदर सजाए, उस ट्रे को वर्कर ने उठाया, वहां तक पहुंचाया। अब ये एक बैच तैयार हो गया पकने के लिए। इस तरह के खर्चे जो पूरे बैच को सेट करने के लिए लगते हैं, इनको सेटअप कॉस्ट कहते हैं, बैच सेटअप कॉस्ट। नहीं, उसको हमने प्रोडक्शन के लिए रखा नहीं ना, वो ये बंदा ट्रे उठा के वहां ले जाने के लिए, तो एक बैच सेट करने का खर्चा है। क्योंकि अगर वैसे जबरदस्ती बांटा जाए 3 के अंदर तो ये वेरिएबल ही में आएगा, फिक्स नहीं है, वेरिएबल है। लेकिन इस लाइन से अलग इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि उसकी कैलकुलेशन और है, इसकी कैलकुलेशन और। सेटअप कॉस्ट होती क्या है वो बताइए, कि जब एक बैच सेटअप करना होता है, उसको ट्रे में कवर करना होता है, किसी भी तरह उसको एक शक्ल में लाना होता है कि वो मशीन में डाल सकें, ये बैच सेटअप कॉस्ट है। कितनी दी हुई है जी? 40,000 पर बैच, तो 40,000 इंटू 20 कर देते हैं। नहीं, क्योंकि वो कम होती जाएगी। लाइक रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड बचपन में होता है। तो ये जिस तरह से वो हर साल की फिगर चेंज होती जाती है, तो बैच सेटअप के बारे में कहा है पॉइंट नंबर 1 कि ये हर अगले बैच में 40 से कम होकर 5% 5% 5% कम होती जाएगी। लेकिन 5 बैचेस तक, 5 बैचेस तक के 4 तक। फर्स्ट बैच के लिए 40,000, सेकंड के लिए 40,000 इंटू 0.95 38, थर्ड के लिए 38 इंटू 0.95 36,100, चौथे के लिए 36,100 इंटू 0.95 34295। बस, या 5वें में भी मजीद कम होगा, 5वें में होगा। However, there would be no further reduction in setup cost from the 5th batch onward. तो जिनको लगता है कि 5th onward का मतलब है 5th के बाद वाले, 5th तो बेहतर होगा, ये लगता है। नो फर्दर रिडक्शन फ्रॉम 5th बैच ऑनवर्ड का मतलब है कि 5वें में भी रिडक्शन नहीं होनी या छठे ऑनवर्ड रिडक्शन नहीं होनी। अच्छा, जिनको लगता है कि 5वें में रिडक्शन होनी थी, तो मैं एक सवाल से ही आपके सवाल का जवाब देता हूं। अगर मैं बोलूं कि मैं फलाना टॉपिक मंडे ऑनवर्ड्स पढ़ाऊंगा, मंडे ऑनवर्ड्स, तो मंडे को भी होगा। तो 5th बैच ऑनवर्ड में 5th बैच भी शामिल है कि 5th में भी नहीं होनी मजीद इंप्रूवमेंट। तो जो आखिरी हो गई। तो अब जो नेक्स्ट 16 हैं उनमें फिर इतना ही टाइम लगना है, इतना ही खर्चा लगना है, सॉरी। आखिरी इंप्रूवमेंट बस इसमें होनी थी, इसके बाद बाकी 16 के 16 इसी रेट वाले होंगे। 54872, तो सेटअप कॉस्ट बन गई 697, ये बैच सेटअप कॉस्ट। सेटअप कॉस्ट, ओके।
अच्छा, इसकी वजह इंशाल्लाह शायद अगली नहीं, एक क्लास बाद आएगी। अभी बस कह रहा हूं कि ये रेलिवेंट है तो उसको बस लिख लें। ये जो डेप्रिसिएशन दी हुई है ना, अभी मैंने इसकी वजह नहीं बताई, वजह आएगी एक दो क्लासेस बाद। इसकी मैंने रीजन नहीं बताई कि मैं इसको क्यों एक रेलिवेंट कॉस्ट ले रहा हूं, बताऊंगा बाद में। 9 लाख ये रेलिवेंट कॉस्ट कहां से आ गई, ये क्या बोलना शुरू कर दिया मैंने। हम डिसीजन मेकिंग पढ़ रहे हैं तो सिर्फ वो चीजें लेनी है जो रेलिवेंट होती हैं। तो मैंने डेप्रिसिएशन को एज अ रेलिवेंट कॉस्ट क्यों लिखा है, इसकी रीजन नहीं बताई, बताऊंगा, बस लिखा है। और लास्ट चीज, एलोकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग ओवरहेड्स, ये रेलिवेंट चीज है। एलोकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग ओवरहेड्स नहीं, ये रेलिवेंट नहीं है। बस एग्जिस्टिंग ओवरहेड्स जो होते हैं, अभी भी, पहले भी होते हैं, आगे भी होंगे, तो वो तो रेलिवेंट चीज ही नहीं है। तो इसलिए इन एग्जिस्टिंग ओवरहेड्स की एलोकेशन का कुछ भी नहीं करना। बस खत्म हो गया सवाल। 969 358 ये तो हो गया खर्चा। पूछी थी प्राइस जी 30%। क्या है सर, मार्कअप मार्जिन? ये ठीक है। 1384 चलें, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। हैं, ये तो नहीं बनता। अच्छा ठीक है, ये कॉस्ट है ना, 30% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, तो मार्जिन ये मैंने सेल प्राइस निकाली। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। अच्छा अब अगली, ठीक है ना, अल्लाह हाफिज़। अच्छा।